किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां बिरजू अपनी पत्नी चंपा और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर छोटा था लेकिन शोर बहुत बड़ा था। बिरजू बहुत ही मेहनती इंसान था जो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही मजदूरी के लिए शहर की ओर निकल जाता था। पर उसके पीछे घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होता था। चंपा और बिरजू की माँ का तालमेल कभी नहीं बैठता था। छोटी छोटी बातों पर ताने, तकरार और फिर मुंह फुलाकर घंटों बैठना, यह इस घर की रोज की कहानी थी। अगली सुबह भी वैसी ही थी। बिरजू काम के लिए घर से निकल रहा था, तभी पीछे से चंपा के चिल्लाने की आवाज आई। सुनिए, लौटते समय घर के लिए थोड़ा राशन लेते आइएगा, और हाँ, अपनी माँ से कह दीजिएगा कि झाड़ू मैंने लगा दी है, अब कम से कम आंगन में गंदगी ना फैलाएं। अरे बड़ी आई हुक्म चलाने वाली, मेरे बेटे की कमाई पर राज कर रही है और मुझे ही सिखा रही है। बिरजू बेटा, तू जा, इसके चक्कर में मत पड़, इसकी जुबान तो कैंची से भी तेज चलती है। बिरजू ने एक ठंडी आह भरी, बिना कुछ बोले सिर झुकाया और काम पर निकल गया। उसे पता था कि बहस का कोई अंत नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, शाम हो गई और बिरजू घर वापस लौट आया, लेकिन साथ में मटन और कुछ चावल भी लाया। चंपा, ओ चंपा, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। क्या है? आज बड़ी जल्दी आ गए। आज कमाई थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ खास बनाया जाए। ये देखो, 1 किलो ताजा मटन और 1 पाव बढ़िया चावल लाया हूँ। क्या तुम आज इसे दिल से बना दोगी? मेरा बहुत मन है आज सब साथ बैठकर खाएं। मैं बना तो दूंगी, पर साफ कह रही हूँ, मैं बनाऊंगी और तुम और तुम्हारी माँ दोनों खा लेना। मेरा मन नहीं है। माँ का नाम सुनते ही माँ अंदर वाले कमरे से बिरजू के कमरे में आई। क्यों? तू बनाएगी तो मैं खाऊंगी? मैं भूखी सो जाऊंगी, प्यासी मर जाऊंगी, पर तेरे हाथ का बनाया एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतारूंगी। तू अपने लिए बना और अपने पति को खिला। तो मैं भी कौन सा आपको परोसने के लिए मरी जा रही हूँ? मैं बनाऊंगी ही नहीं तो आप खाएंगी क्या? बस शांत रहो तुम दोनों, हद हो गई है। बाहर भी मजदूरी करके खून पसीना जलाऊं और घर आकर भी ये क्लेश झेलूं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? और चंपा, खासकर तुमको, एक बूढ़ी माँ ऐसा कह रही है तो क्या तुम उन्हें प्यार से मना नहीं सकती? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? आज मैं रसोई संभालूंगा, तुम दोनों बस चुपचाप बैठकर इंतजार करो। और फिर रसोई में गया। बिरजू ने कभी रसोई में कदम नहीं रखा था, पर आज उसका स्वाभिमान और उसका दुख उसे हुनर सिखा रहा था। उसने मटन को नदी के ताजा पानी से धोया, चावल साफ किए, चूल्हा जलाया और कण किए, चूल्हा जलाया और कड़ाही चढ़ा दी। जैसे ही बिरजू ने मटन में घर के पिसे हुए मसाले डालना शुरू किया, वैसे ही एक ऐसी सौंधी और सतरंगी खुशबू उठी कि पूरे घर के कोने कोने में समा गई। मसाले भुनने की वो आवाज और भाप के साथ उठती वो खुशबू। कमरे में बैठी चंपा और माँ की भूख अचानक जाग उठी। थोड़ी ही देर में बिरजू ने गर्मा गर्म मटन और खिले हुए चावल तैयार कर लिए। उसने 2 प्लेटें लगाईं और अपनी पत्नी और माँ को आंगन में बुलाया। आ जाओ दोनों, खाना तैयार है। चंपा और माँ, जो एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठी थीं, खाने की खुशबू से खिंचे चले आए। प्लेट में मटन का रंग देखकर ही उनकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या बनाया है आपने? इतनी सुंदर महक! आप सच में पहली बार बना रहे हैं या मुझसे अब तक झूठ बोलते आए थे कि आपको खाना बनाना नहीं आता? ऐसी महक तो मैंने शहर के बड़े होटलों के पास भी नहीं सूंघी। हाँ बेटा, तू तो मजदूरी करने जाता था, क्या वहाँ छिपकर किसी रसोइये के साथ काम करता था? ऐसी रंगत तो मेरी माँ के हाथ में भी नहीं थी। माँ, चंपा, बस चक्कर देखो, तारीफ बाद में करना। जैसे ही चंपा और माँ ने पहला निवाला मुंह में रखा, वे दोनों जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गईं। मटन इतना नरम था कि मुंह में जाते ही घुल गया और मसालों का संतुलन ऐसा था कि रूह खुश हो जाए। वाह, आप तो सच में जादूगर निकले। इतना स्वाद, मेरा तो पेट भर जाए पर मन ना भरे। मेरा लाल,
तूने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फरिश्ते ने इसमें अपना नूर डाल दिया हो। दोनों ने बिरजू की ऐसी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि बिरजू शर्मा गया। बस बस, अब बहुत तारीफ हो गई। अब जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर मैंने बनाया क्या है। बिरजू ने अपने लिए एक प्लेट लगाई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वो खुद दंग रह गया। सच में मुझे अपने ही हाथों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसा मटन बना सकता हूँ। ये स्वाद कहाँ से आया? बेटा, तू मेरा बेटा है। तेरे खून में मेरा ही हुनर दौड़ रहा है। मैंने ही तो तुझे पैदा किया है। स्वाद तो मेरी विरासत है। नहीं नहीं माँ जी, ये मेरे पति हैं, और जो पत्नी का साथ देता है उस पर ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। ये तो उनके आशीर्वाद का असर है। चुप रहो तुम दोनों। अभी भी शुरू हो गई? किसी का कुछ नहीं है। न ये माँ का हुनर है, न ऊपर वाले का सीधा हाथ। ये सिर्फ उस मेहनत और उस प्यार का फल है जो मैंने आज इस घर की शांति के लिए लगाया है। बिरजू की बात सुनकर दोनों खामोश हो गईं। उस रात उस घर में लड़ाई नहीं, बल्कि हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। मटन और चावल के उस स्वाद ने उन दो कड़वे रिश्तों के बीच एक मीठा पुल बना दिया था। अब बहुत रात हो गई है, अब सब सो जाओ। कल की सुबह देखते हैं। उम्मीद है कल सूरज के साथ कुछ नया और अच्छा होगा। उस रात किशनपुर की उस शांत नदी के किनारे बिरजू का घर सुकून की नींद सोया। और फिर अगली सुबह गांव का जमींदार अपने लठैत नौकर रामू के साथ बिरजू के घर आया। बाहर निकलो बिरजू, सो रहा है क्या? सूरज सर पे चढ़ाया और तू अभी तक चैन की नींद ले रहा है। बाहर निकल। आवाज सुनकर बिरजू, चंपा और माँ तीनों हड़बड़ाकर बाहर आए। बिरजू के चेहरे पर डर था, क्योंकि उसे पता था कि जब जमींदार सुबह सुबह आता है तो साथ में कोई अच्छी खबर नहीं लाता। प्रणाम जमींदार साहब, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? खैरियत तो है? आपने उधारी के लिए 1 महीने का समय दिया था और अभी तो सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। खैरियत की ऐसी की तैसी। मेरी सबसे अच्छी भैंस रात को रस्सियां तोड़कर भाग गई या किसी ने चुरा ली, मुझे नहीं पता। अब मुझे नई भैंस खरीदनी है और उसके लिए मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। चल निकाल मेरी उधारी। साहब, मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ। अभी तो काम शुरू ही किया है। 1 महीने का वादा था। 15 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाऊं? बिरजू की बेबसी देखकर चंपा के दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर अपनी सास के जेवरों पर हाथ साफ करवाया जाए। जमींदार साहब रुकिए, बिरजू के पास तो पैसे नहीं हैं, पर मेरी सासू माँ के पास उनकी पुरानी चांदी की पायलें हैं। वे बहुत वजनी हैं। उन्हें बेचकर या गिरवी रखकर आपका काम हो सकता है। माँ जी, दे दीजिए ना अपनी पायलें। चांदी की पायल का नाम सुनते ही माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। आय हाय, बड़ी आई पायल दिलाने वाली। हो चंपा, तू क्या मुझे कंगाल करना चाहती है? ये पायलें मेरे पुरखों की निशानी है। और ओ जमींदार, तू क्या इस कलूटी की बातों में आकर मेरे जेवर छीनेगा? हाथ लगाकर तो देख। तेरी और तेरे इस लठैत की हड्डी पसली एक न कर दी तो मेरा नाम भी बिरजू की माँ नहीं। देखो माँ जी, अगर पैसे नहीं दिए तो जमींदार साहब घर कुर्क कर लेंगे। फिर कहाँ रहेंगी आप? मैं तो कह रही हूँ, दे दीजिए। वैसे भी आपकी उम्र हो गई है, अब क्या पायल पहनकर मटकना है? मुझे तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। मुझे घर चाहिए। अरे सुन लो रे गांव वालों, ये कुल्टा मुझे जीते जी मारना चाहती है। कह रही है मेरी उम्र हो गई। अरे राम, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ। तू चाहे तो मुझे जहर दे दे, पर मेरी पायलें नहीं मिलेंगी। अरे बस करो, शांत हो जाओ तुम दोनों। भगवान के लिए चुप हो जाओ। सुबह सुबह तुम्हारा ये ड्रामा देखने नहीं आया हूँ मैं। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तुम दोनों सास बहू लड़कर मेरा सिर फोड़ देती हो। जमींदार ने देखा कि इन दोनों की लड़ाई में उसे फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, और अगर वो यहाँ और रुका तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। सुन बिरजू, इनकी चिक चिक सुनकर मेरे कान पक गए हैं। जा, तुझे 15 दिन का और समय दिया, पर याद रखना 15 दिन मतलब सिर्फ 15 दिन। अगर 16वें दिन सूरज ढलने तक पैसे नहीं मिले तो फिर न ये पायलें बचेंगी और न ये घर। रामू, चल यहाँ से।
बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। 15 दिन में मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। जमींदार अपने लठैत के साथ धूल उड़ाता हुआ चला गया। घर के बाहर फिर से वही सन्नाटा पसर गया, लेकिन चंपा और माँ अभी भी एक दूसरे को घूर रही थीं। अब तुम दोनों भी अंदर चलो। 15 दिन का समय मिला है, कुछ सोचना होगा। और चंपा, अगली बार माँ की पायलों का नाम मत लेना, वरना सच में घर में महाभारत हो जाएगी। बिरजू सबको अंदर ले गया और बोला, बस अब बहुत हो गया। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर तुम दोनों में से कोई भी लड़ा तो तुम्हें मेरी कसम है। क्या तुम देख नहीं रही हो कि हम किस मुसीबत में हैं? इस मामूली सी मजदूरी से सिर्फ घर का चूल्हा जल पा रहा है। जमींदार का कर्ज उतारना तो दूर की बात है। मैं परेशान हो चुका हूं इस जिंदगी से। कोई तो रास्ता बताओ, आखिर मैं क्या करूं? बिरजू की आंखों में बेबसी देखकर चंपा का दिल पसीज गया। उसने अपनी पुरानी कड़वाहट को किनारे रखा। सुनिए, रोने और हार मानने से तो जमींदार का पैसा वापस नहीं आएगा। अगर नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा तो कोई अपना धंधा क्यों नहीं शुरू करते? धंधा? चंपा, धंधा करने के लिए दिमाग और पैसा दोनों चाहिए। मेरे पास क्या है और मैं काम भी क्या करूंगा? कल रात आपने जो मटन चावल बनाया था, उसकी खुशबू अभी भी मेरे दिमाग से नहीं गई है। गांव क्या, शहर तक में वैसा स्वाद कोई नहीं दे सकता। के किनारे एक छोटा सा ठेला लगाओ, मटन चावल का ठेला। ठेला? लोग क्या कहेंगे चंपा? और सबसे बड़ी बात, ठेला खरीदने और मांस मसाले लाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अभी बिरजू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि माँ अपने कमरे के भीतर से एक छोटी सी मटकी लेकर बाहर आईं। उन्होंने मटकी को बिरजू के सामने रख दिया। ये ले बेटा, ये पैसे मैंने अपनी पिछली कई पेंशनों से बचा कर रखे थे। सोचा था कि जब बहुत बुरा वक्त आएगा तब निकालूंगी। आज से बुरा वक्त और क्या होगा। तू देर मत कर, अब ये रोना धोना छोड़ और उठ। माँ, ये पैसे। चुप कर, अब एक शब्द मत बोलना। ये पैसे पकड़ और अभी के अभी बाजार जा। एक मजबूत सा ठेला खरीद और साथ में ताजा मटन और बढ़िया चावल लेकर आ। अब हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। जब तक तू लौटेगा, मैं और चंपा मिलकर हाथ वाली चक्की पर ताजा मसाले पीसकर तैयार रखेंगे। क्यों चंपा, हाथ बटाएगी ना? बिल्कुल माँ जी, आज से हमारी लड़ाई बंद। आज से हम दोनों बिरजू के धंधे की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। बिरजू के भीतर जैसे एक नया खून दौड़ गया हो। वो तुरंत पैसे लेकर बाजार गया, वहाँ एक नया ठेला खरीदा और कुछ मसाले खरीदकर वापस घर आया। अगले दिन बिरजू सुबह उठता है, बाजार जाता है और वहाँ से मटन और चावल लेकर घर वापस आता है। माँ, मसाले तैयार है क्या? आँच तेज हो गई है। हाँ बेटा, ये देख, चंपा और मैंने मिलकर रात भर इन मसालों को सिलबट्टे पर पीसा है। इनमें केवल मसाले नहीं, हमारा आशीर्वाद भी है। जैसे ही बिरजू ने कड़ाही में तेल डाला और माँ के हाथ के पीसे हुए मसालों का मिश्रण उसमें छोड़ा, वैसे ही एक छन छन की आवाज के साथ एक अजीब सी सोंधी और नशीली महक पूरे आंगन में फैल गई। मटन का रंग धीरे धीरे गहरा लाल होने लगा और चावल के दाने सफेद मोतियों की तरह खिल उठे। मटन चावल तैयार होते ही बिरजू ने उसे अपने नए ठेले पर सजाया और नदी के किनारे खड़ा कर दिया। ठेला लगते ही जैसे नदी की हवा ने उस खुशबू को अपने पंखों पर बिठा लिया हो। जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसके कदम खुद ब खुद थम जाते। ऐसा लग रहा था जैसे उस महक ने पूरे घाट पर कब्जा कर लिया है। तभी बिरजू के पुराने दोस्त राजू और श्याम वहां से गुजरे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनका दोस्त बिरजू है। अरे बिरजू, क्या तमाशा है भाई? तू तो शहर में अच्छी खासी मजदूरी कर रहा था, फिर अचानक इस मटन चावल के ठेले की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कान छूट गया तेरा? वही तो, लोग क्या कहेंगे कि बिरजू अब नदी किनारे मांस भात बेच रहा है। दोस्त, मजदूरी में मैं बस अपना शरीर घिस रहा था, पर यहाँ मैं अपना हुनर बेच रहा हूँ। काम कोई छोटा नहीं होता।
बस सोच बड़ी होनी चाहिए। मैंने अपनी सोच बड़ी कर ली है, अब तुम लोग अपनी भूख बड़ी करो और बताओ, चखोगे या सिर्फ बातें ही करोगे? अरे भाई, ऐसी महक आ रही है कि हम तो क्या पत्थर भी पिघल जाए। चल निकाल एक एक प्लेट। बिरजू ने फुर्ती से 2 प्लेटें सजाईं, ऊपर से गाढ़ी ग्रेवी वाला मटन और बगल में खिले हुए सफेद चावल। जैसे ही दोनों दोस्तों ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह बिरजू भाई, ये तो कमाल है। ऐसी महक और ऐसा स्वाद मैंने आज तक किसी होटल में नहीं खाया। ये तो जादू है भाई, जादू। भाई, तूने तो महक से हमें मदहोश किया ही था, अब स्वाद ने तो हमें अपना गुलाम बना लिया। तू देख लेना, तेरा ये ठेला 15 दिन में इस गांव की पहचान बन जाएगा। हम अभी जाकर पूरे गांव में सबको बताते हैं। दोनों दोस्त खूब तारीफ करते हुए और अपनी प्लेटें चाटते हुए वहां से चले गए। और थोड़ी देर बाद और भी ग्राहक आते हैं, खाते हैं, मटन की बड़ाई कर चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीता और शाम हो गई। अब मटन चावल पूरी तरह खत्म हो गए थे। वो ठेला बंद कर सीधे घर पहुंचा और कमाए हुए पैसों को माँ को सौंप दिया। माँ, ओ माँ, देख आज तेरा बेटा क्या लाया है। ये आज की पूरी कमाई है, इसे संभालकर अपनी संदूक में रख ले। अरे बेटा, इतने सारे पैसे? ये तो मेरी 2 महीने की पेंशन से भी ज्यादा लग रहे हैं। पर मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मेरी उम्र तो अब भजन कीर्तन की है। ये ले, चंपा को दे दे। अब वही इस घर की लक्ष्मी है, वही संभाल कर रखेगी। बिरजू और माँ दोनों को लगा था कि चंपा शायद फिर से कोई ताना मारेगी या पैसों को लेकर झगड़ा शुरू होगा, लेकिन आज तो हवा का रुख ही बदला हुआ था। अरे नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जब तक आप इस घर की मुखिया बनकर बैठी हैं, तब तक पैसे तो आपके ही पास रहेंगे। तिजोरी की चाबी आपके पास ही शोभा देती है। देख रहे हो बिरजू, इसे कहते हैं असली चालाकी। चंपा, तू चाहती है कि बुढ़ापे में मैं इन पैसों का हिसाब करती रहूं और तू आराम करे, या फिर तू ये चाहती है कि मैं जल्दी से मर जाऊं और तू मालकिन बन जाए? अरे माँ जी, आप भी ना हमेशा उल्टा ही सोचती हैं। मरने की बात किसने की? मैं तो चाहती हूँ कि आप 100 साल जिएं और हम पर हुक्म चलाती रहें। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपके हाथ में पैसा सुरक्षित रहता है। आप संभालिए, मैं तो बस घर की देख रेख करूंगी। सच में चंपा, तुम कितनी अच्छी हो गई हो। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा घर सच में एक मंदिर बन गया है। और माँ, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारे बिना तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। बिरजू ने देखा कि जिस घर में कल तक करवाहट की महक थी, आज वहां प्रेम और सम्मान की खुशबू है। उसे समझ आ गया कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि मन की करवाहट की होती है। चलो, अब बहुत बातें हो गईं। आज दिल बहुत हल्का है और थकान भी मीठी लग रही है। आज सच में बहुत गहरी और अच्छी नींद आएगी। चलो माँ, चलो चंपा, सब लोग सो जाओ। अगली सुबह फिर बिरजू अपना ठेला उसी जगह पर लगाता है। बिरजू को ठेला लगाए अभी घंटे भी नहीं हुए कि एक परदेशी ग्राहक बिरजू के ठेले पर आया। भाई साहब, मुझे बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर ने कहा है कि बिना कुछ खाए दवा मत लेना। पर मेरी बदकिस्मती देखिए, रास्ते में मेरा बटुआ गिर गया। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा मटन चावल खिला देंगे? मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। बस दवा खानी है, इसलिए हाथ फैला रहा हूं। बिरजू एक पल के लिए ठिठका। अभी तो उसने बोहनी दिन की पहली कमाई भी नहीं की थी। गांव की पुरानी मान्यता थी कि पहली थाली कभी मुफ्त नहीं दी जाती, वरना पूरा दिन खराब जाता है। पर बिरजू के अंदर एक पढ़ा लिखा और संवेदनशील इंसान बसता था। कोई बात नहीं भाई साहब, बोहनी और धंधा अपनी जगह है, पर इंसानियत सबसे ऊपर होती है। भूखे को खिलाना तो सबसे बड़ा धर्म है। आप फिक्र मत कीजिए, आप उस मेज पर बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। बिरजू ने बड़े चाव से एक की प्लेट निकाली। उसमें ढेर सारे चावल और मटन की तरी वाला सबसे नरम टुकड़ा रखा। उसने परदेशी बाबू को दिया। परदेशी बाबू ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। ऐसा स्वाद, ऐसी रूह को छू लेने वाली महक। उसने देखते ही देखते पूरी प्लेट साफ कर दी।
उसके चेहरे पर अब बीमारी की पीलापन नहीं बल्कि एक संतुष्टि का भाव था। भाई साहब, सच कहूं तो ऐसी तृप्ति मुझे शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिली। वैसे आपकी एक प्लेट की कीमत क्या है? बाबूजी, मैं एक प्लेट 50 रुपए की बेचता हूँ, इतना कि मेरा खर्चा निकल जाए और गरीब लोग भी पेट भर सकें। सिर्फ 50 रुपए? भाई, ऐसा स्वाद शहर में 100 से 150 रुपए से कम में नहीं मिलता। तुम वाकई में एक कलाकार हो। इतना कहते ही परदेशी बाबू ने अपनी जेब से एक कड़क 500 रुपए का नोट निकाला और बिरजू के हाथ पर रख दिया। बिरजू हक्का बक्का रह गया। अरे, ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? आपने तो कहा था आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर ये 500 रुपए? सच तो ये है बिरजू भाई कि मैं एक अमीर व्यापारी हूं। मैं बस ये देखना चाहता था कि आज के इस मतलबी दौर में क्या इंसानियत अभी भी जिंदा है। मैं भेष बदलकर घूम रहा था ताकि देख सकूं कि कौन सिर्फ पैसों के लिए काम करता है और कौन इंसान के लिए। तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो। ये 500 रुपए तुम्हारी ईमानदारी और उस नेक दिल का छोटा सा इनाम है। इसे रख लो, मना मत करना। बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। परदेशी बाबू इतना बोलकर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जमींदार ठेले पर आता है। नमस्ते जमींदार साहब, आइए आइए, पधारिए। आज बड़ी जल्दी आप इस तरफ निकल आए। नमस्ते नमस्ते। सुना है बिरजू, तूने तो नदी किनारे मेला लगा दिया है। गांव भर में तेरी ही चर्चा है कि बिरजू ऐसा मटन चावल खिला रहा है कि लोग अपनी उंगलियां चाट जाते हैं। ये भी सुना है कि दोपहर होने से पहले ही तेरी हांडी साफ हो जाती है। साहब, बस आप सबका आशीर्वाद है और माँ के हाथों का जादू। आप आए हैं तो बैठिए ना, आपके लिए भी एक स्पेशल प्लेट लगाता हूँ। आज का मटन बहुत ही उम्दा बना है। नहीं नहीं, मुझे तेरी प्लेट नहीं चाहिए। मुझे बस ये जानना है कि मेरी उधारी कब चुकता होगी। तुझे याद है ना, शर्त क्या थी? बिल्कुल याद है साहब, और आपको 15 दिन का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसी हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपके घर आकर पाई पाई चुका दूंगा। 1 हफ्ते का नाम सुनते ही जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। मेरी उधारी तो 10,000 रुपए की है और ये लड़का 1 हफ्ते में चुकाने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये रोज का इतना पैसा कमा रहा है। देख बिरजू, मुझसे जुबान संभल कर लड़ाना। अगर 1 हफ्ते बाद तू पैसे लेकर नहीं आया तो समझ लेना कि तेरा ये खेत और ये घर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। फिर ये मटन चावल का ठेला भी नहीं बचेगा। साहब, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। आप बस 7 दिन गिन लीजिए, बिरजू खुद आपकी चौखट पर हाजिर होगा। जमींदार ने एक बार फिर बिरजू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मन में लालच का सांप रेंगने लगा था कि इसकी ये दुकान ही बंद हो जाए। ठीक है बेटा, देखते हैं तेरी किस्मत कितनी तेज है। अगले मंगल को मेरे घर आकर पैसे दे जाना। रामू, चल। जमींदार इतना बोलकर चला गया। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद उसका सारा मटन चावल बिक गया और फिर वो घर गया और सो गया। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर एक दिन बिरजू अपना कर्जा देने जमींदार के घर गया। प्रणाम जमींदार साहब, वादे के मुताबिक ये रहे आपके 10,000 रुपए। आज से मैं और मेरी जमीन आपकी गुलामी से आजाद हुए। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। बिरजू को उसकी चुप्पी खली तो वो आगे बढ़ा। साहब, आपके चेहरे की ये उदासी बता रही है कि मन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपके मन में जो मेरे ठेले को बंद करने और मेरा हुनर छीनने का लालच चल रहा था, उसका अंत विनाश ही होना था। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। बिरजू बेटा, तुम सच कह रहे हो। जिस दिन मैंने तुम्हारे बढ़ते काम को देखकर उसे उजाड़ने की साजिश रची थी, उसी रात कुदरत ने मुझे सजा दे दी। मेरी लकड़ी की बड़ी कंपनी में भीषण आग लग गई। मेरा गोदाम, मेरी मशीनें सब जलकर राख हो गए। मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आग लग गई? हाँ बेटा, कल तक मैं तुम्हारी जमीन हड़पने की सोच रहा था और आज मेरी अपनी सल्तनत हिल गई है। मुझे समझ आ गया है कि किसी गरीब की मेहनत और उसके बच्चों के निवाले पर नजर डालना कितना बड़ा पाप है। आज से मैं कसम खाता हूं कि किसी की हाय नहीं लूंगा। ये पैसे अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। नहीं साहब, उधारी तो उधारी होती है। आप इसे रखिए और अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कीजिए।
बस इतना याद रखिएगा कि हुनर और मेहनत किसी की जागीर नहीं होते। जाओ बेटा जाओ, आज से तुम पूरी आजादी के साथ नदी किनारे अपना ठेला लगाओ। अब पूरा गांव मटन चावल का स्वाद बिना किसी डर के लेगा। खुश रहो बेटा। सीख, बुरा चाहने वाले का अंत बुरा ही होता है। ईमानदारी से किया गया छोटा सा काम भी बड़े बड़े महलों के घमंड को चूर कर सकता है।